नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। और यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। लाइव शो में हर दिन हम बात करते हैं किसी खास मुद्दे पर या किसी खास व्यक्ति के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के एक सांसद के बारे में जिनका नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। सारे लोग उनको जानते हैं, आते हैं वो बिहार से, लेकिन पूरे भारत में, खासतौर पर उत्तर भारत में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। और आज से पहचान नहीं है, हमेशा से पहचान है। छात्र जीवन से ही वो राजनीति का उन्होंने रुख किया और उसके बाद कई बार वो पार्टी बदलते रहे, आरजेडी के साथ भी रहे, दूसरे दलों के साथ भी रहे, लेकिन निर्दलीय चुनाव जीतकर संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में वो पहुंचते रहे। इस बार भी निर्दलीय उन्होंने पूर्णिया से चुनाव जीता है। उनकी अपनी एक पार्टी थी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था और कांग्रेस का एक गठबंधन था बिहार में, जैसे इंडिया अलायंस पूरे देश में था लोकसभा चुनाव के दौरान। तो उसी तरीके से बिहार में भी जो इंडिया अलायंस था उसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी दल साथ में चुनाव लड़ रहे थे। और राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को उम्मीद थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का जब विलय कांग्रेस में कर दिया था तो वो जान रहे थे, समझ रहे थे, मान रहे थे कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो कहानी भी सब जानते हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़े, उनके मुकाबले आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया। जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए का कैंडिडेट था वहां संतोष कुमार जेडीयू के उम्मीदवार थे। और स्थिति एक समय ये आ गई थी कि तेजस्वी यादव जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, वो पूर्णिया चुनाव प्रचार करने गए और उन्हें जब लगा कि बीमा भारती पप्पू यादव को चुनाव मैदान में हरा नहीं पाएंगी, मात नहीं दे पाएंगी, जीत नहीं पाएंगी, तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप पप्पू यादव को वोट ना दें, बल्कि जेडीयू के उम्मीदवार को वोट दे दें। ये बातें भी निकल के आए, दावे किए गए मीडिया रिपोर्ट्स में। और उसके बाद एक माहौल, जो पप्पू यादव पहले पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, अचानक से माहौल बदल गया। और आखिर में जब नतीजे आए तो नतीजे ये आए कि पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो सीट, पूर्णिया की सीट जीत ली। और जीत का मार्जिन भी ठीक ठाक था, 23-24 हजार के करीब वो जीते। और वोट लेकर आए वो करीब करीब 5,66,000 के करीब वो वोट लेकर आए। और बड़ी धूम धमक उनकी पूरे देश में हुई इस जीत के बाद। बिहार में इस साल, क्योंकि बिहार केंद्र में सरकार चलाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 12 सांसद हैं और वो 12 सांसद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, तो ये 12 जो सांसद हैं जेडीयू के, सरकार चलाने के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। इन सभी की चर्चा है, जेडीयू की चर्चा है, नीतीश कुमार की चर्चा है, तेजस्वी यादव की चर्चा है, लालू यादव की चर्चा है, प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं उनकी बड़ी चर्चा है। और लोकसभा चुनाव के समय से ही जिस तरह के दावे प्रशांत किशोर कर रहे हैं और 2 साल से जन स्वराज एक यात्रा वो निकाल रहे हैं पूरे बिहार के अंदर, तो उनकी भी चर्चा है। लेकिन अगर किसी को कहा जाए इन चर्चाओं का सिरमौर है तो वो पप्पू यादव है। केवल चुनाव जीतने की वजह से नहीं, केवल निर्दलीय संसद में पहुंचने की वजह से नहीं, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं लगातार, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं लगातार कि वो चर्चा में बने हुए हैं। जब वो एक सांसद के तौर पर शपथ भी ले रहे थे लोकसभा के दौरान, तो उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ जहां उन्होंने कुछ इस तरह की बात की थी, नीट परीक्षा को लेकर बात की थी। उस समय भी उनकी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ एक बहस हुई थी, उस बहस का वीडियो वायरल हो गया था। अब भी लगातार वो बयान दे रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो चर्चाओं में बने हुए हैं। इसके मायने क्या हैं, इन चर्चाओं का मतलब क्या है, और पप्पू यादव के ये जो बयानों के तीर हैं उसके निशाने पर आखिर है कौन, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं आज। और हमारे जो गेस्ट हैं, नियमित गेस्ट हैं, कैपिटल हेडलाइंस को बिहार में देखते हैं, केंद्रीय स्तर पर भी देखते हैं, खुद अपने आप में एक नेता रहे हैं, वकील भी हैं और स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। नाम बताने की वैसे तो जरूरत नहीं है अपने नियमित दर्शकों को, लेकिन फिर भी जो नए हमारे साथी जुड़ रहे हैं देखने वाले, उनको बता देता हूं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी। और जिस तरह से चुनाव में नेता बिल्कुल विनम्रता के साथ अभिवादन करते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार साहब भी उसी तरह से अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी आपका। बिहार की बात है, पप्पू यादव की बात है, जिन्हें आप लंबे समय से
उनका जो छात्र जीवन है, उनका जो राजनीतिक जीवन है, जब से आप उनको देख रहे हैं तब से मतलब लगभग आप भी तभी से सक्रिय हैं। आपका उनका जो सक्रियता है राजनीति में लगभग एक समान दौर की है, तो आपने उनके पूरे करियर को देखा है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले क्योंकि उनके बयानों की बात हो रही है पप्पू यादव के, तो उनके कुछ एक बयान मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब। अरे भैया, सब नेता अपराधी माफिया के यहाँ, बालू माफिया के घर में खाना खाएगा। कोई आरा जाएगा, कोई मुकामा जाएगा, सीमान मंच पर कोई बोलेगा कि गया वो जमाना बूथ कैप्चर वाला। अब बगल में अयूब खान तो अपराधी सबको खड़ा करे हुए, साबुद्दीन जी विरोधी, और फिर अब कह रहे हैं कि साबुद्दीन जी का परिवार को लाएंगे। तो वो कौन चीज था? लखीसराय में कौन चीज था? और आज मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वो क्या है? अब कल आप मोकामा में टिकट भगत सिंह को दिए, सुभाष चंद्र बोस को, लखीसराय में क्या चंद्रशेखर आजाद को दिए? ये अभी जो बाय इलेक्शन में चुनाव दे रहे हैं ये लोग, क्या भगत सिंह महात्मा गांधी को दे रहे हैं? आरा में जो बाय इलेक्शन है, जो और पार्टी बीजेपी ने जो ज्वाइन कराता है, तो जब आप लोग सारा पार्टी और नेता जाति के क्रिमिनल अपराधी माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, जाति के अपराधियों को गणेश परिक्रमा करिएगा और उसी को टिकट दीजिएगा। जनता कहती है उसी को दो। ये नेता लोग भी क्या करे भाई? जनता कहता मेरे जात के अपराधी को दो, पैसे वाले को दो, तो क्या करे भाई? जनता कम दोषी नहीं है, नेता तो दोषी है। और कहा तो सारा अपराधी माफिया को टिकट मत दीजिए, अपराध रुक जाएगा, और 3 महीने में सजा करिए, करते ही नहीं है। डॉक्टर साहब, कई लोगों के लिए पप्पू यादव बेखौफ बेबाक बात करने वाले नेता हैं। दिल में जो है वो जुबान पर आ जाता है। हालांकि उनका जो रुख है बदलता रहता है वक्त के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, कई लोगों को ऐसा भी लगता है। लेकिन अभी जो वो बात कर रहे हैं, ये बात कौन निशाने पर है उनके? ये जो तीर वो चला रहे हैं, जहां उन्होंने जनता को भी लपेट लिया है, क्या लग रहा है किसके लिए, किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग जो अभी मुख्यमंत्री की और अनंत सिंह की मुलाकात हुई है उससे इसको जोड़ रहे हैं, दूसरे माफियाओं को टिकट देने की बात हो रही है, सारी पार्टियां देती रही हैं, उससे ये बात जोड़ी जा रही है। कई लोग खुद पप्पू यादव की इमेज बाहुबली जैसी देखते हैं। हालांकि वो बार बार इसका खंडन भी करते हैं और अपनी इमेज एक जनता की सेवा करने वाले व्यक्ति के तौर पर वो पेश करते हैं। कोविड के दौरान बड़ी सेवा भी उन्होंने की, वैसे भी मेडिकल हेल्प वो मुहैया कराते रहते हैं। लेकिन ये जो बयान है, ये बयान कौन है उनके निशाने पर? एकदम हृदय से निकली हुई बयान है और यथार्थ है। पप्पू जी न सिर्फ जानते हैं ऐसे सारे तत्वों को, बल्कि जिंदगी खुद जीते रहे हैं। देखिए, जिस ओर इशारा है उन सारे लोगों को आम पब्लिक अपराधी मानती है। कानून के नजर में कुछ देर रहे हो और फिर छूट गए हो, अंततः नहीं अपराधी हो, लेकिन जब आम आवाम उनके मुंह पीठ पीछे जरूर ये मानती है कि ये सारे के सारे लोग अपराधी है। और नाम नहीं ले रहे आप, नाम लेके बताइए ना। पप्पू यादव ने भी नाम ले लिया, आप भी नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं आगे बताऊंगा। पप्पू यादव जी एक पार्टी के लिए नहीं कहा, उन प्रमुख जो बिहार की पार्टियां हैं उन सारे पार्टियों के लिए उन्होंने, पप्पू यादव जी ने कहा। पहला नाम उन्होंने लिया आरजेडी का। वो कहते हैं कि बालू माफिया जो लोग हैं उसके यहां जाकर के भोजन करते हैं। बालू माफिया जो लोग हैं, एक्स एमएलए जैसे अरुण यादव है, उनकी पत्नी आरजेडी की एमएलए है। उन्होंने सिवान में कहा अयूब के यहाँ जाते हैं, तेजस्वी जा रहे हैं, उन लोग के यहाँ जाते हैं जो शहाबुद्दीन के खिलाफ थे, और फिर शहाबुद्दीन के परिवार से मिलजुल करके बात कर रहे हैं आगे चुनावों में शामिल होने के लिए। आरजेडी ये कर रही है। बीजेपी, उन्होंने कहा कि आरा के एक बाई इलेक्शन के लिए बीजेपी ने भूमिहार के अपराधी को साथ में ले आया, पार्टी में ले आया, सुनील पांडे जी को।
तरारी के लिए। भाई पब्लिक में जो इमेज है जिनका, वो स्पष्ट कर है पप्पू यादव जी, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को भी कह रहे हैं कि वो भी वैसे लोगों के यहाँ जा रहे हैं। अब उसमें अनंत सिंह हो और कुछ लोग हो, आरा में बालू माफिया जेल में बहुत दिनों तक बंद एमएलसी है, सीधे मुख्यमंत्री जी के एमएलसी हैं वहां राधाचरण सेठ। तो बात तो सही कह रहे हैं पप्पू जी। पप्पू जी बहुत बढ़िया से आम लोगों से ज्यादा जानते हैं, और एक बात ये भी कह रहे हैं, एकदम 100% सत्य है, कि पब्लिक कम दोषी नहीं है। पब्लिक कहती है कि ऐसे लोगों को ही टिकट दो, इन्हीं लोगों के पास ताकत ज्यादा है और पैसे ज्यादा है, इन लोग के पास अवैध कमीनी का भी है, ताकि हम लोग उसमें सहभागी बने और ये जीत सके। पप्पू यादव का पीड़ा अनुचित नहीं है। अगर सच पूछिए तो आम शरीफ लोग जो चाहते हैं कि भाई किसी तरह का क्षति पहुंचे हुए अपराधियों से देखा देखी न हो और उनसे कोई मिलन न हो, दूरी रहे और उनसे कोई क्लेश न हो, वैसे पप्पू सभी यादव के बयान को आपने बड़ी खूबसूरती से डिकोड किया। 2 दिन पहले का उनका ये बयान है। एक बयान और है, वो मैं अभी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन मैं आपसे उसके पहले एक सवाल समझ लेना चाहता हूं, मतलब एक जानकारी अपने लिए और अपने देखने वालों के लिए मैं चाहता हूं कि आप उसको भी डिकोड करें। आज पप्पू यादव किसी पार्टी में नहीं है। जो उनकी पार्टी थी, जन अधिकार शायद उसका नाम था, उसका उन्होंने कांग्रेस में विलय कर लिया। कांग्रेस के नेताओं ने माना नहीं कि उनका विलय हो गया। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बयान दिया था चुनाव के दौरान कि कोई भी आके विलय कर सकता है, लेकिन हमने उसको अप्रूवल नहीं दिया। तो आज वो निर्दलीय की हैसियत से सांसद हैं, अपने दम पर पूर्णिया से चुनाव जीते हैं, 5,66,000 से ज्यादा उन्होंने वोट हासिल किए हैं। आज उनके ऊपर एक पार्टी चलाने का दबाव नहीं है, जो बाकी सारी पार्टियों के ऊपर होता है। और बिहार की सारी पार्टियां, भले वो पार्टी विद द डिफरेंस हो या कोई भी पार्टी हो या नई पार्टी की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के गठजोड़ जिनका जिक्र पप्पू यादव कर रहे हैं, उसको करने के लिए मजबूर है। कोई ना कोई प्रेशर है, सारे नेताओं के ऊपर प्रेशर है। पप्पू यादव इसलिए क्या आज खुल के बोल पा रहे हैं कि वो इन सारे प्रेशर से मुक्त हैं, और कम से कम जब वो निर्दलीय चुने गए हैं तो अगले 5 साल या जब भी अगले चुनाव होते हैं तब तक उनके ऊपर चुने जाने का कोई प्रेशर नहीं है, और वो खुल के अपने दिल की बात कह सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं साफ सफेद पोश हूं, और बाकी सारे लोग जो सफेद पोश बनते हैं अंदर से वाकई उनके चेहरे कैसे हैं। डॉक्टर साहब देखिए देखिए वात्सल जी, वो आम पब्लिक को भी कह रहे हैं कि पब्लिक भी वैसे ही मसल्समैन को खोज रही है कैंडिडेट के रूप में। गांधीवादी ईमानदार कोई व्यक्ति बिना पैसे वाला है, जो रात दिन जन सेवा कर रहा है, उसके चक्कर में नहीं है। यही पप्पू यादव जी कई जगहों पर बहुत बढ़िया सेवा किया आफत विपत में आम पब्लिक का, लेकिन जब वहां चुनाव लड़वाए, जैसे पटना जैसे शहर में ही, तो पब्लिक वोट नहीं दी। एक ये भी पीड़ा है कि आखिर जो काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदारी से करना चाहते हैं, उनको अगर आप वोट नहीं देते हैं, आम पब्लिक अगर वोट नहीं देती है, तो क्यों काम करेगा, कैसे, किस उत्साह से बढ़ेगा आगे? ये सोचनीय बात है, और आम पब्लिक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ना भाई, जो सचमुच में ईमानदारी से जनता की सेवा करता हो, उसके साथ पब्लिक खड़ी रहे, तब ना एक अच्छे माहौल का निर्माण होगा। नहीं तो फिर यही होगा, गुंडे और पैसे वाले। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे, मैं थोड़ा सा सवाल को और क्लियर कर देता हूं। पप्पू यादव बेखौफ हैं, बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन क्या वो निर्दलीय हैं इसलिए उनके पास ज्यादा लिबर्टी है, ज्यादा आजादी से अपनी बात रख पा रहे हैं? क्या एक कारण ये है? दूसरा, कई लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव की पीठ पर कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस भी तमाम पार्टियों को एक्सपोज करना चाहती है। एक रिपोर्ट ये कहती है, एक अखबार ने इसको दिया है कि अपना एक यात्रा पर निकलने वाले हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव की यात्रा है वो 29 तारीख से शुरू कर रहे हैं, अररिया से शुरू कर रहे हैं, 3 दिन की यात्रा है, और उसका नाम दिया गया है वफ कब्रिस्तान यात्रा। और ये अखबार बताता है कि पप्पू यादव का मिशन क्या है। तो पप्पू यादव ने इस यात्रा के बारे में जो बात की और ये बताया कि SC ST हो या EBC OBC यात्रा
उनका मकसद है कि उनको अधिकार दिलाना हो। वो कहते हैं कि मंदिर की घंटियां बजे तो मस्जिद से अजान भी हो। पिछले 10 साल में स्थितियां अनुकूल नहीं रही हैं। पप्पू यादव ये आरोप लगा रहे हैं और अखबार का कहना है कि जो केंद्र में सरकार 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है, उसकी ओर इनका निशाना है। और इसके बाद अखबार यह भी लिखता है कि कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद निर्दलीय चुनाव में जब पप्पू यादव उतरे, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस और उसके नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिपाही हूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा। कांग्रेस की विचारधारा मेरे खून में है। मैं कभी नहीं चाहता कि पूर्णिया में ऐसी स्थिति पैदा हो जहां पश्चिम बंगाल और केरल की तरह भारतीय जनता पार्टी के घटक दल एक दूसरे से लड़ते नजर आए। ये उनका कहना है। और ये बताया जा रहा है कि जो ये वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा के बहाने सीमांचल के मुस्लिमों के बीच में कांग्रेस की अलग जगाना चाहते हैं। और यह भी दावा किया जा रहा है कि आरजेडी पर, जिनसे उनकी पूर्णिया वाली सीट को लेकर वैसे भी एक अंडर करंट, मतलब अंदर की लड़ाई चल रही है तेजस्वी यादव लालू यादव से, और वो उनके ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहते हैं। क्योंकि सीमांचल में कांग्रेस ने कटिहार और किशनगंज की लोकसभा सीटें जीती, पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव जीते, ये भी कांग्रेस के ही खाते में माना जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि जब विधानसभा चुनाव जो कि आने ही वाले हैं, तो उसको लेकर भी एक प्रेशर बनाना चाहते हैं पप्पू यादव। तो उनकी बयानबाजी भी इसीलिए है कि बाकी दलों को एक्सपोज करें, कांग्रेस के एजेंडे को आगे रखें और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर बना के रखें। डॉक्टर साहब, आपका कहना सही है। दो सवाल है। पहला तो ये कि निर्दलीय होने के कारण कोई दलीय इन पर प्रेशर नहीं है, बात सही है। इंडिपेंडेंट रूप से जीते हैं तो आम पब्लिक का, कार्यकर्ताओं का, पार्टी का कार्यकर्ता का जो दबाव होता है वो नहीं है, लेकिन वोटर का दबाव तो जरूर होता है। तो जिस वर्ग के सारे लोगों ने इनको वोट किया, जिताया, उसके लिए तो कुछ करेंगे। यात्रा उसी से संदर्भ में है। दूसरी बात, ये बात सही है, कांग्रेस के ये कैंडिडेट नहीं बन पाए, लेकिन जिस व्यक्ति ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने इनके पार्टी को मर्ज करवाया था, उसके अंदर तो पीड़ा है कि हम पार्टी को, पूरे पार्टी को मर्ज करवा दिए और सिंबल तक नहीं दे पाए। तो इनके साथ पार्टी का नेतृत्व है, कांग्रेस में जो नेतृत्व है, जो बेखौफ है, उस नेतृत्व को के पास कोई किसी तरह का कोई डर भय नहीं है, स्पष्ट है। उन नेतृत्व का साथ है पप्पू जी को। डर भय नहीं है, लेकिन प्रेशर तो है। उसी प्रेशर में है आरजेडी और लालू यादव, तेजस्वी यादव, इनके प्रेशर की वजह से ही तो पप्पू यादव इंडिया अलायंस के कैंडिडेट नहीं हुए, कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं हो पाए। बात सही है कांग्रेस के ऊपर। और कांग्रेस के तो बहुत सारे नेता अंदर खाने जो हमें भी बताते हैं, आपको भी शायद बताते होंगे कि वो आरजेडी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान का प्रेशर है और पार्टी हाईकमान के पास ये प्रेशर है कि उनका अकेले कोई दम बिहार में वजूद बचा नहीं है। तो एक डर तो है। तो इसी बहाने कहीं ना कहीं पप्पू यादव के कंधे का इस्तेमाल, जिसे आप बेखौफ बता रहे हैं, वो खौफ हटाने के लिए कांग्रेस आला कमान कर रहा है या बाकी नेता कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर नहीं रहना चाहते हैं, उसके कई मायने हैं। पहला तो चीज ये है कि आरजेडी मनमानी करता है कैंडिडेट देने में। कांग्रेस के जीते हुए सीटों पर भी दूसरे पार्टी को कैंडिडेट बनवा देता है। जैसे पिछले विधानसभा में बछवाड़ा में कांग्रेस का जीता हुआ था, दे दिया कम्युनिस्ट को। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। तो क्या इसीलिए कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है पप्पू यादव को एक मोर्चा खोलने के लिए आरजेडी के खिलाफ भी? इतना ही नहीं, पार्लियामेंट में भी 19 के चुनाव में कोई तालमेल नहीं था सीपीआई एमएल के साथ, फिर भी उन्होंने कैंडिडेट एक बना दिया। तो भाई, जब आपने तालमेल कर लिया और एक गठबंधन में है, तो उसका असर तो दूसरे किसी पर भी पड़ेगा। वीआईपी से पूछ रहा हूं कि क्या पप्पू यादव से इसीलिए इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं? कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस ही दिलवा रही है या पप्पू यादव खुद बोल रहे हैं? नहीं, पप्पू यादव जी निर्दलीय हैं और एमपी हैं और जनता के लिए काम करेंगे। और उससे पहले वो पार्टी चलाते रहे हैं पूरे प्रदेश में, जिसको मर्ज करवाया उन्होंने कांग्रेस में।
तो उनका लेकिन वो दायित्व खुद को बनता है उन सारे राहुल गांधी प्रियंका गांधी का सिपाही बताते हैं, तो वो सिपाही मैदान में उतर के सबके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है सिवाय कांग्रेस के। तो वो एकदम किसके इशारे पे खोल रहा है? एकदम ठीक बताते हैं। अभी वो कांग्रेस के समर्थन में एज ए एमपी उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है और पार्टी मर्ज कर दिया। तो उनके पार्टी में जितने वर्कर जहां जहां थे, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? आखिर पप्पू यादव को ही न लड़ना पड़ेगा इसके लिए। जो कांग्रेस में उनके साथ वर्कर थे, चले आए, सारे लोग मिल गए, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? और कल होकर के आरजेडी मनमानी करेगा, तो इनको तो बयान लड़ना कौन ही है। दिलवा रहा है? आप ये नहीं बता रहे हैं कि बयान कौन दिलवा रहा है? पप्पू यादव मर्जी से दे रहे हैं या कांग्रेस के सारे इशारे पर दे रहे हैं? पप्पू यादव जी मर्जी से दे रहे हैं और माकूल बयान दे रहे हैं। कांग्रेस को इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। एक बयान मैं और आपको सुनाना चाहूंगा। वो है जो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, और दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार उनकी पार्टी की बनेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे या नहीं होंगे, प्रशांत किशोर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो बार बार दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी की भी टीम नहीं है। वो सीधे सीधे आरजेडी को चैलेंज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू का जो एनडीए अलायंस है उससे मुख्य मुकाबला खुद उनका होगा और आरजेडी कहीं भी टक्कर में नहीं होगी। उनको भी, प्रशांत किशोर को भी अपना भाई बताते हुए पप्पू यादव ने एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात की। वो भी बाइट में आपको सुना देता हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि प्रशांत किशोर को लेकर क्या प्रॉब्लम है पप्पू यादव को। प्रशांत किशोर जी हमारे भाई हैं। उनसे पूछे तो एनआरसी सीए में कहाँ गए, उनसे पूछे तो मुसलमानों की मिसाइल में उनकी क्या राय है, आरक्षण पर मुसलमानों को लेकर क्या राय है। उनसे पूछिए कि वो जहाँ गए आज तक, वो नीतीश कुमार जी के साथ रहे, उनकी पार्टी बीजेपी में चली गई। वो कांग्रेस में पंजाब गए तो अमरिंदर जी चले गए बीजेपी में। ममता दीदी के साथ गई तो वो किसी एक जहाँ पर जो चुनाव जीता ही नहीं, वहां जाके वो नए रूप से चुनाव जिताए। जरा उनसे पूछे तो ममता दीदी के साथ गए, उनकी पार्टी टूट गई। गोवा गए, वहां हार गए। उद्धव जी के यहाँ गए, वहां चले गए। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ तीसरे बार गए, वहां पर पार्टी टूट गई। और वो अभी तक न अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए अच्छे आदमी निकले, न ममता दीदी उनको सिक्योरिटी दी अच्छी आदमी निकली, न अरविंद के अमरिंदर जी अच्छे आदमी निकले, न जगन रेड्डी अच्छे, नीतीश जी अच्छे, न राहुल गांधी अच्छे, न नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अच्छे। ये आपने बयान सुना प्रशांत किशोर, जिनको वो अपना भाई भी बता रहे हैं। क्या शिकायत, क्या शिकवा, ये किसका इशारा है? क्या ये भी कांग्रेस का इशारा है? कैसे वो घेर रहे हैं? और प्रशांत किशोर जो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि बिहार के बहुत बड़े खिलाड़ी बनने जा रहे हैं, अगली सरकार बनाने जा रहे हैं, इन्होंने तो बिल्कुल आईना दिखा दिया और ये कह दिया कि आप तो किसी को अच्छा बताते नहीं हो। और जमीनी स्थिति के बारे में हालांकि उन्होंने बात नहीं की है प्रशांत किशोर की, लेकिन बिहार में भले ही वो 2 साल से घूम रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या सीरियस खिलाड़ी है प्रशांत किशोर? दोनों बातों का जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 40 सीटों पर हम अल्पसंख्यक को लड़ाएंगे जी। इसीलिए ये कह रहे हैं कि एनआरसी वगैरह वगैरह पर जो है आपने एक दिन भी नहीं कुछ बोला जी। जो अल्पसंख्यकों के हित की बात है उसको आपने रखा नहीं। लड़वाने की बात आप कह रहे हैं कि 40 जगहों पर लड़वाएंगे जी। आप कहां किसका बंटवारा करेंगे? और जहां तक मुख्यमंत्री के दावेदार की बात है, भाई उनके पार्टी में और है कौन? उनकी पार्टी अगर आती है तो कौन है? दूसरा सिंगल नाम कहिए, पूछिए अगर किसी से बिहार में कि प्रशांत किशोर के अलावा उनके पार्टी में जन सुराज में और कौन है? दूसरा नाम किसी को नहीं पता चलेगा। ये घूम रहे हैं 2 साल से, लेकिन दूसरा नाम सामने अभी तक नहीं आया है कि कौन व्यक्ति है उस पार्टी में, तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा? और पप्पू जी ने प्रशांत किशोर जी के बारे में कोई आगे का खाका इन्होंने नहीं बताया, जो बीत गई है बात। इन्होंने जितना चीज भी गिनाया, वो पंजाब के अमरिंदर सिंह के बारे में हो, बीजेपी के बारे में हो, नीतीश जी के बारे में हो, जगन मोहन रेड्डी के बारे में या किसी के बारे में, उनके बैक बॉयज जो रहते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, प्रचार करते हैं, हायर करके
300-300 400 मैन पावर हायर करके और पार्टी का प्रचार करते हैं। एक प्रोफेशन है। प्रशांत किशोर जी वही काम करते रहे। ऐसा तो नहीं कि पब्लिक के बीच में सामने आकर के और किसी पार्टी का अपने फेस वैल्यू से, अपने कुछ वैसे क्वालिटी से पब्लिक को मोल्ड किए हो, उसमें तो कुछ नहीं है। एक प्रोफेशनल के रूप में जो इलेक्शन का मैनेजमेंट होता है उन्होंने वो किया है। और ये दुर्भाग्य है कि अभी ऐसे प्रोफेशनल का सहयोग लेना पड़ रहा है। अदरवाइज जो कैडर बेस्ड पार्टियां होती है या जिनमें भी कार्यकर्ताओं की संख्या काफी होती है, वो सारे मैनेजमेंट और इन लोगों से कहीं कई गुना ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट जानते हैं कार्यकर्ता। इन लोगों को उतना पता नहीं है नब्ज जितना वो जानते हैं। ये तो पैसे लेकर के कर्मचारी बहाल कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया बाकी सब चीज है तो बता रहे हैं, ठीक है, पार्टी को ये बताते हैं, देते हैं, लेकिन वर्कर जितना मजबूती से सारे चीज को जानता है, बशर्ते कि अपने पार्टी के साथ वर्कर मजबूती से पूरे हृदय से खड़ा रहे, तो उससे बेहतर थोड़ी कोई हो सकता है। ठीक कहते हैं प्रशांत किशोर। बड़ी लंबी बातचीत हो गई है। एक आखिरी सवाल, संक्षेप में आंसर दीजिएगा, सीधा जवाब दीजिएगा। पप्पू यादव का जो ये फॉर्म है, ये कोई नया नहीं है, आप लगातार उनको देखते रहे हैं, बिहार के लोग भी देखते रहे हैं। पप्पू यादव इसी तरह से बात करते हैं। तो जिस फॉर्म में है, कांग्रेस को छोड़कर बाकी सबको ये निशाना बना रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए क्या ये बेस्ट चॉइस है? वो निर्दलीय बने रहे, बाकी सबके ऊपर वो मिसाइल अपनी दागते रहे। इमेज तो पप्पू यादव की है, उनको पसंद करने वाले, चाहने वाले लोग भी हैं, और कांग्रेस का कहीं ना कहीं बाहर रहते हुए वो काम कर रहे हैं जो कांग्रेस के अंदर के नेता नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, वहां के प्रभारी नहीं कर पा रहे हैं। वो काम अकेले पप्पू यादव अपने कौशल से कर दे रहे हैं। देखिए, मेरी तो बात टॉप रैंक के उन लीडरों से नहीं है उनके मन में क्या है, लेकिन स्वाभाविक बात है जो व्यक्ति अपने पार्टी में पूरे पूंजी लेकर के जिसको मर्ज करवावे और उसको एक सिंबल नहीं दे सके, ये मजबूरी हो, और ये फिर जीत करके आए, तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि आरजेडी से पप्पू यादव जी मजबूत हैं, तो हम क्यों साथ न रहे? हम वैसे लोगों के साथ क्यों रहे? कोई भी पार्टी सोचेगा वैसे कि क्यों साथ रहे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस के लिए ये आइडियल सिचुएशन है। वो आज की तारीख में कांग्रेस के सांसद नहीं है, निर्दलीय हैं, लेकिन निर्दलीय होते हुए भी, पार्टी के अंदर ना होते हुए भी, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, सो कॉल्ड नाम है, उनसे बेटर काम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं पप्पू यादव। देखिए, टेक्निकली कांग्रेस के नहीं है, लेकिन वास्तव में कांग्रेस के व्यवहारिक रूप से हैं। और ये चूंकि स्वतंत्र है, निर्दलीय है, टैग नहीं लगा हुआ है, गठबंधन का डर नहीं है बोलने में इनको, तो अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं और कुछ अनुचित नहीं रख रहे हैं। ये सामान्य जो अच्छी जनता है उसके हित की बात ये कर रहे हैं। राजनीति में जो एक आम पब्लिक का हित की जो बात हो, समाज के हित की बात हो, सही दिशा में बात हो, वैसी बात पप्पू यादव जी रख रहे हैं। इनका भविष्य जो हमें समझ आ रहा है, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो आप उस चीज का जवाब नहीं दे रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार में रहते हुए या जो उनके प्रभारी हैं वो जो काम नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के लिए बिहार में, पप्पू यादव बाहर होते हुए भी कांग्रेस के लिए वो काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, हाँ या ना? आप इस बात से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं? तो बिहार में कांग्रेस के पदधारी नेता हैं, उनके साथ टेक्निकल मजबूरी है जब गठबंधन है। तो पप्पू यादव जी के साथ कोई गठबंधन का मजबूरी नहीं है, वो स्वतंत्र है। पूछ रहा हूं कि क्या वो काम कर पा रहे हैं वो बड़े बड़े नेताओं से बेहतर कांग्रेस के लिए? कर रहे हो, खुल करके छूट है, कर रहे हैं। तो आगे कब तक करते रहेंगे? या क्योंकि ये भी अपना पाला बदल के लिए मशहूर हैं, क्या लगता है आपको? एक मलाल तो इनके दिल में भी होगा। सबसे तो प्रमुख समय अभी आ रहा है 25 में असेंबली का चुनाव, और ये अभी रहेंगे 5 साल एमपी, तो ये तो करते ही रहेंगे। इनकी इच्छा जो है वो करते रहेंगे, उसमें कौन रोकेगा? मतलब कांग्रेस के साथ बने रहेंगे, बाकी सब पर मिसाइल दागते रहेंगे। जो बातें हैं उनकी लोगों को पसंद आती है, लोगों के लिए काम भी करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं,
डॉक्टर साहब थोड़ा इशारे में बात कर रहे थे, हालांकि पहला बयान जो पप्पू यादव का था उसको इन्होंने बहुत अच्छा डिकोड किया, लेकिन उसके बाद ये इशारों में रहे डॉक्टर साहब, जबकि हम आपसे ज्यादा खुल के, जैसे पप्पू यादव भी बात कर रहे हैं। जी जी हाँ, बताइए। वात्सल जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एक मीडिया के साथ बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा कि पप्पू जी कांग्रेस के एमपी हैं, आज वो कांग्रेस का समर्थन दिए हैं, इसलिए हम उनको कांग्रेस के एमपी मानते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह का ये बयान है, तो उससे अलग कैसे कोई कह सकता है? आपकी पार्टी के एक बड़े नेता ने, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता ने इस बात को कहा था, ऑफिशियल स्टैंड उनका यह था कि कोई भी आदमी मर्ज कर देता है, जब तक हम नहीं मानेंगे। उस नेता का नाम आप बेहतर जानते हैं। दूसरी बात, अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इस बात को लोकसभा अध्यक्ष को भी सूचित करें, कांग्रेस के एमपी के तौर पर इनको मान्यता दी जाए, तब ये कांग्रेस के एमपी होंगे। केवल प्रदेश अध्यक्ष के कह देने भर से ये कांग्रेस के एमपी नहीं हो जाएंगे। इस टेक्निकलिटी को तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं डॉक्टर साहब। हालांकि ये हमारी आपकी बहस का मुद्दा नहीं है। पप्पू यादव के बयान, वो अपने बयानों के जरिए जो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हमें लगा कि उन पर बात की जानी चाहिए। इसके लिए हमने डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी को आमंत्रित किया था आज। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, कुछ जगह इशारे में बात करते नजर आए, लेकिन क्योंकि इनको वहां रहना है, सारी चीजों को भी बैलेंस करना है, कई बार पत्रकारों की भी एक मजबूरी होती है। तो डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत आभार आपका, और सभी देखने वालों का भी आभार। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल संडे है, रविवार का दिन है। कल किसी और मुद्दे पर हम और आप जुड़ेंगे कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में। और आप जिस तरह से हमें मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, जिस तरह हमारे कार्यक्रमों को देख रहे हैं, और कई लोग हमारे प्रोग्राम्स को साझा भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, उन सभी